बुलेटिन में अब देखते हैं देश विदेश और प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान। देखिए खबरों का तूफान। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी पर कानपुर में केस दर्ज हो गया है। दोनों भाइयों पर मकान कब्जाने का आरोप है। दरअसल कानपुर के जाजमाऊ में 2 दिन पहले झुग्गियों में जो आग लगी थी, उसकी तपिश सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर तक पहुंच चुकी है। आग में बुजुर्ग महिला की गृहस्थी जलकर खाक हुई तो इरफान सोलंकी आरोपों में घिर गए। आज घटना हुई, हम लोग शादी में गए थे। ये देखिए घर में आग लगी। कई बार ये कर चुके हैं। कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी भाइयों को बंद करवाते हैं, भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा तरीका है। महिला का आरोप है कि प्लॉट पर इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की नजर थी, इसलिए झुग्गियों में आग लगवाई गई। जिसके बाद कानपुर में दोनों भाइयों पर केस दर्ज हुआ। साथ ही लापरवाही बरतने पर जाजमाऊ थाना अध्यक्ष पर भी गाज गिरी। इन आरोपों के बाद पुलिस हरकत में आई। विधायक के घर भारी दल बल के साथ पहुंची और विधायक की लग्जरी गाड़ियों को उठाकर थाने ले गई। इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने बेहद गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, लिहाजा अब विधायक पर कानून का शिकंजा कस चुका है। और जब कानून का शिकंजा कसता है तो अच्छे अच्छों के आंसू निकल जाते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये आंसू यूं ही नहीं निकले हैं, चेहरे की हवाइयां ऐसे ही नहीं उड़ी हैं। कानून की गिरफ्त में आए तो विधायक इरफान सोलंकी भागते हुए लखनऊ चले आए। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की तो आंसू छलक आए। कह रहे हैं आरोप बेबुनियाद है, प्रताड़ित करने में कमिश्नर का हाथ है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने तीनों बच्चों की सौगंध खाना, मुझे कभी उसके आसपास भी देखा है। सिर्फ मैं विधायक हूँ, इसलिए मुझे फंसाने के लिए, इसलिए लोगों की हाथों की कठपुतली बन के, और डीएम साहब ने, माफ करिएगा, कमिश्नर साहब ने उसकी जांच भी नहीं कराई। लेकिन दुनिया जानती है कि मजलूमों पर जुल्म करने वाले इन सफेद पोशों पर कानून का शिकंजा कसता है तो ऐसे ही इमोशनल कार्ड का सहारा लेते हैं। इरफान सोलंकी को भी कानून से बचने का यही रास्ता शायद शॉर्टकट नजर आया है, इसलिए इमोशन वाली सियासत को अपनाया है। माफिया डॉन मुख्तार के परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के बेटे और साले से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी 5 दिन से कस्टडी में है, तो साला सरजील रजा 2 दिन से ईडी के सवालों का सामना कर रहा है। दोनों को आमने सामने बैठाकर 6 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें ईडी को पता चला कि साला सरजील रजा ही मुख्तार परिवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का असली मास्टरमाइंड है। सरजील रजा ने ही मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से अलग कंपनी बनवाई थी। मुख्तार के साले सरजील की कंपनी में सालाना 15 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन होता था, जबकि कारोबार से करीब 2 करोड़ की कमाई होती थी। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल काली कमाई से लग्जरियस लाइफ जीने का आदी हो गया था। ईडी की पूछताछ में सामने आया है कि अब्बास अंसारी ने पिछले कुछ सालों में कई बार खाड़ी देशों की यात्राएं की हैं। अपनी विदेश यात्राओं पर उसने 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इसके साथ ही उसने विदेशी हथियार भी खरीदे हैं। अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में 12 नवंबर तक रहेगा, जबकि उसका मामा सरजील रजा उर्फ आतिफ 15 नवंबर तक, लेकिन ईडी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। यूपी में एक बड़े मीट कारोबारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। 100 घंटे की रेड में 100 करोड़ की हेराफेरी पकड़ी गई है। देश के तीसरे नंबर पर मीट का निर्यात करने वाले एचएमए ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। 100 घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद 100 करोड़ की अघोषित आय के अलावा ज्वेलरी जब्त करने की बात सामने आई। आगरा से लेकर उन्नाव तक छापेमारी में टैक्स की हेराफेरी सामने आई है। लागत और खर्चों की जाँच के बाद आयकर की टीम ने सबूत जुटा लिए हैं। मीट निर्यातक कंपनी एचएमए ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड खत्म हो गई है। 4 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली है और इस मैराथन रेड में जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक 100 करोड़ से ज़्यादा की जो अघोषित आय है उसको एचएमए ग्रुप ने सरेंडर करने की बात कही है। सिर्फ आगरा ही नहीं, उन्नाव में भी एचएमए ग्रुप के स्लॉटर हाउस पर करीब 87 घंटे तक छापेमारी हुई। सूत्रों की माने तो उन्नाव वाले स्लॉटर हाउस के चेयरमैन शोएब और उनके खातों में बड़ी हेराफेरी सामने आई। इसके बाद शोएब के करोड़ों की संपत्तियां भी जांच के दायरे में हैं। आपको बता दें कि इस एचएमए ग्रुप का मालिक बसपा का पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो है। अब एजेंसियां हवाला के एंगल से भी जाँच कर सकती है। सूत्रों की माने तो खाड़ी देशों से हर ट्रांजैक्शन की जाँच की जाएगी।
कुछ वक्त पहले तक जो सपा के साथ था, अब दल बदलने के बाद समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। ये वही इमरान मसूद हैं जो कुछ वक्त पहले हुए विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हाथ का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने की टीस इन्हें मायावती के पास ले गई और बहुजन समाज पार्टी में सेट हो गए, जिसके बाद अब ये न सिर्फ भाजपा बल्कि सपा को भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। इमरान मसूद का आरोप है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की ए टीम है। देखिए, मैं ना भाजपा को बुरा मानता हूँ ना समाजवादी को बुरा मानता हूँ, मैं इनकी नीतियों को बुरा मानता हूँ। इनकी नीतियाँ खराब है, अपनी नीतियों को सुधारें। आप क्यों नफरत की बात कर रहे हैं? एक हमें भाजपा का डर दिखाती है, दूसरे हमें डराती है। दरअसल इमरान मसूद ने ये बात रामपुर में कही। बसपा को भाजपा की बी टीम कहे जाने के सवाल पर उन्होंने सपा को ही भाजपा की ए टीम करार दे दिया और इन दोनों पार्टियों की नीतियों को लेकर कटाक्ष किए। इमरान मसूद ने दावा किया कि जल्द बसपा पहले से बहुत मजबूत होगी। दलित और मुस्लिम समीकरण के दम पर बसपा सभी को अपने साथ जोड़ेगी। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर रहे। कान्हा की नगरी में वो अलग अंदाज में नजर आए। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, आरती उतारी और फिर दान पात्र में रुपए डालकर मथुरा वासियों को कई सौगात दी। दरअसल हिमाचल प्रदेश से रैली के बाद मुख्यमंत्री सीधे मथुरा पहुंचे थे, जहां पर वेटरनरी कॉलेज में विश्राम गृह में रात्रि विश्राम के बाद सुबह होते ही सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना की और फिर इसके बाद सीएम योगी ने आधाई गांव में बनाए गए कृष्ण बलराम मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां पुजारियों ने पटका भेंटकर मंदिर का चरणामृत दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने मथुरा में गुरुकुल और डेयरी फार्म की सौगात दी और गुरुकुल के छात्रों को भी अपने मथुरा दौरे के वक्त मुख्यमंत्री पौधारोपण करते हुए दिखाई दिए। साथ ही अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। एक तरफ डेंगू को लेकर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में डेंगू बेकाबू हो रहा है। पीलीभीत में डेंगू के प्रकोप से 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके बावजूद शहर में साफ सफाई नहीं है। जिला अस्पताल कैंपस में ही मच्छर पनप रहे हैं। इन दिनों डेंगू के कहर से लोग काफ़ी परेशान हैं। यूपी के पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में 132 लोगों में डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। तो गाजियाबाद में भी लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस वक्त गाजियाबाद में लगभग 650 डेंगू मरीज हैं। और डेंगू वार्ड है जहां पर तमाम सारे दर्जनों मरीजों को यहां भर्ती किया गया है और जो भी संदिग्ध बुखार के मरीज यहां पर आ रहे हैं उन उत्तर प्रदेश में इस साल 1 नवंबर तक डेंगू के कुल 7,134 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 1,171 केसों के साथ प्रयागराज पहले और 1,058 मरीजों के साथ लखनऊ दूसरे नंबर पर है। हालांकि यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा किया है। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, इसे लेकर सरकार जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है। दरअसल सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हर मुद्दे, हर रैली और हर जगह योगी मॉडल की तारीफ की जाती है। ऐसे में खबर सामने आई है कि बहुत जल्द यूपी के कुछ और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने वाली है। गृह विभाग पूरे तरीके से इसकी तैयारियों में जुटा है। डीजीपी की तरफ से भी 3 शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्द गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने वाली है, जिसके बाद यूपी के कुल 7 शहरों में ये व्यवस्था होगी। पहले से ही नोएडा, लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। बाद में कानपुर, वाराणसी में भी सिस्टम लागू हुआ। अब गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में भी तैयारी है। डीजीपी ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। दरअसल यूपी की कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रही है, जिसको लेकर सीएम योगी किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना चाहते। यही वजह है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बाकी शहरों में भी पुलिस व्यवस्था को सुधारने की कवायद तेज कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।